हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। एंड यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी इकोनॉमिक फॉर यूपीएससी की सीरीज की नेक्स्ट वीडियो को। सॉरी, 3 टॉपिक अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था। व्हाट एग्जैक्टली इज इकोनॉमिक्स, इसका मीनिंग हम लोगों ने देखा था। देन हम लोगों ने इकोनॉमी कवर कर लिया था कि इकोनॉमी क्या होता है। बहुत शॉर्ट शॉर्ट वीडियो के थ्रू छोटे छोटे कंसेप्ट ही मैं आप लोगों को समझा रही हूँ यहाँ पे, सो दैट एक बर्डन भी ना लगे और आप लोग छोटे छोटे कंसेप्ट को क्लियर कर सके अच्छे से। बिकॉज आपको पता है इस तरीके के कंसेप्ट से डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं। और आज का जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो है टाइप ऑफ, में हम लोग इकोनॉमिक्स के टाइप पे बात करेंगे। एंड हियर यू कैन सी सर्टेन टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसके नाम यहाँ मेंशन है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मीजो इकोनॉमिक्स, मेटा इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो वन बाय वन करके इनको हम देखते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक्स वर्ड 2 ग्रीक वर्ड से आया है, दैट इज ओक्यूज एंड नोमोज, राइट। ओक्यूज एंड नोमोज ये हमने देखा था। उसी तरीके से जो ये वर्ड है माइक्रो एंड मैक्रो, नॉर्मल मतलब आपको समझ में आ रहा है। माइक्रो मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी स्मॉल, एंड मैक्रो मींस कोई चीज जो कि बिग है या लार्ज है, राइट। माइक्रो एंड मैक्रो का बेसिक मतलब ये होता है। अब अगर हम देखें तो माइक्रो वर्ड जो है वो एक ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से आया है, जिसका जो ग्रीक में यहाँ पे हमारे पास वर्ड है माइक्रोस, बस सी की जगह के है। एंड जो आपका वर्ड मैक्रोस है वो ग्रीक के इस वर्ड मैक्रोस से आया है। माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल एंड मैक्रोस का मतलब होता है बिग, लार्ज, राइट। तो अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स से क्या कंसर्न और रिलेशन है? जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो माइक्रो इज समथिंग जहां पे हम इंडिविजुअल लेवल पे चीजों की स्टडी करते हैं, राइट। व्हेन वी आर सेइंग एक इंडिविजुअल पर्सन जो है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, देखिए कंज्यूमर क्या करता है, डिमांड करता है, राइट। तो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर या एक फर्म कितनी डिमांड कर रही है, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, सिंगल प्रोड्यूसर या फिर कोई एक प्रोड्यूसर का, फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर कंपनी है, तो वो प्रोड्यूसर कितनी सप्लाई कर रहा है, एक पर्सन की पर कैपिटा इनकम कितनी है, ये सब इंडिविजुअल लेवल पे बात करती हैं चीजें। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, माइक्रो लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं, सबसे पहली बात तो विल स्टडी माइक्रो लेवल पे स्टडी करने की जब बात है तो हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, राइट। हम यहाँ पे डिमांड की, सप्लाई की, पर कैपिटा इनकम की स्टडी करते हैं। और जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम प्राइस को एज अ बेस लेते हैं, राइट। प्राइस को एज अ बेस लेते हैं, मतलब प्राइस में चेंज की वजह से बाकी चीजों पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा हम ये देखते हैं। आगे चल के मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ाऊंगी तो हम उसमें यही देखेंगे कि प्राइस के बढ़ने या कम होने से डिमांड कितनी बढ़ कम रही है, प्राइस के बढ़ने या कम होने से सप्लाई में कितना चेंज आ रहा है। तो वी विल सी दीज काइंड ऑफ थिंग्स फर्दर, हम जब पढ़ेंगे तो हम यही चीज देखेंगे। वहीं जब आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट, वहीं जब आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील करता है एज अ होल, मतलब कंट्री एज अ होल, पूरी कंट्री की आप बात करते हो, आप ग्लोबल लेवल पे चीजों की बात करते हो, आप एक इंडिविजुअल पर्सन, कंज्यूमर या प्रोड्यूसर की बात नहीं करते हो, आप एज अ होल ग्लोबल लेवल पे बात करते हो, राइट। और यहाँ पे हम इंडिविजुअल कंज्यूमर की एक डिमांड देख रहे थे, लेकिन जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात होगी तो हम देखेंगे एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट मतलब होता है सम टोटल, मतलब आपकी जितने भी कंज्यूमर है वो सब मिला के कितनी डिमांड कर रहे हैं। एग्रीगेट सप्लाई, जितने भी प्रोड्यूसर है सब मिला के कितनी सप्लाई कर रहे हैं। आपकी पूरी नेशन, यहाँ हम पर कैपिटा इनकम देख रहे थे माइक्रो में, लेकिन मैक्रो में हम पूरे नेशन इनकम की बात करेंगे। जैसे माइक्रो में हम लोग प्राइस को एज अ बेस रख रहे थे, मैक्रो में हम लोग इनकम को बेस रखेंगे। आप चाहो तो ये बातें लिख भी सकते हो शॉर्ट में अपने पास, वैसे मैंने आगे एक्सप्लेन भी करा है नोट्स की फॉर्म में, तो आई होप आपको समझ में आएगा। एंड इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस, आपको इन वीडियो के नोट्स भी चाहिए, देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल इन्फॉर्म की नोट्स हमको कहाँ से कैसे आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, बट ओनली एंड ओनली स्टूडेंट विल टेल की उनको जरूरत है इस चीज की, राइट। तो ये हो गया माइक्रो एंड मैक्रो। अब वर्ड बाय वर्ड यहाँ पे भी देख लेते हैं, वही जो मैंने बताया वही सारी चीजें लिखी है। माइक्रो जो है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, माइक्रो से, जिसका मतलब है स्मॉल। यहाँ पे हम इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं चीजों को, जैसे कि इंडिविजुअल की डिमांड एंड सप्लाई, और यू कैन ऑल्सो से पर कैपिटा इनकम हियर, राइट। पर कैपिटा इनकम को भी आप यहाँ पे ले सकते हो। आप लोगों को पता होगा कि इस अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए ऑलरेडी यहाँ पे करंट अफेयर की सीरीज पीडब्ल्यू ओनली आई है, उड़ान मैगजीन से चल रही है, तो आप लोग उसको देख के भी काफी सारे अपने स्टैटिक कंसेप्ट जो है वो कवर कर सकते हो। और ये प्राइस को एज अ बेस लेता है फॉर स्टडी, मतलब प्राइस की फ्लक्चुएशन की वजह से, प्राइस में होने वाली फ्लक्चुएशन की वजह से बाकी चीजों पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये वो चीज की स्टडी करता है। क्लियर? आगे देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगेन हमने पढ़ लिया है मैक्रो इकोनॉमिक्स, भी ग्रीक वर्ड मैक्रो से आया है, जिसका मतलब है बिग। ये इकोनॉमी को नेशनल या ग्लोबल लेवल पे स्टडी करता है। यहाँ पे हम इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं करते, हम टोटल सारे कंज्यूमर मिलके कितनी डिमांड कर रहे हैं, यानी कि एग्रीगेट डिमांड, सारे प्रोड्यूसर मिलके कितनी सप्लाई कर रहे हैं, एग्रीगेट सप्लाई,
और वी कैन से पूरे नेशन की क्या इनकम है, नेशनल इनकम, मतलब पूरे नेशन के लेवल पे हम चीजों की बात करते हैं और हम बेस यहाँ पे लेके चलते हैं इनकम को। मींस इनकम में चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ जाता है। इस तरीके के कंसेप्ट को हम एमपीसी, एपीसी ये बोलते ही हम पढ़ेंगे आगे, मतलब अभी धीरे धीरे आगे प्रोसीड करेंगे तो माइक्रो मैक्रो के टॉपिक पढ़ेंगे। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, डरना नहीं है अभी इन वर्ड से, आगे पढ़ेंगे तो बहुत सिंपल लगेंगी ये सब चीजें, सो डोंट वरी अबाउट दैट। फिर आता है मीजो इकोनॉमिक्स। मीजो इकोनॉमिक्स जो है इट इज समवेयर इन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो एंड मैक्रो के इन बिटवीन ये चीज है। ये क्या स्टडी करता है, ये आपकी इकोनॉमी के कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स जो होते हैं, जैसे किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात करी, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल के रिगार्डिंग कोई नए रूल ले आए, गवर्नमेंट टेक्सटाइल के रिगार्डिंग कोई नए रूल या पॉलिसी ले आए या टैक्स का कोई चीज ले आए, नया रूल ले आए हैं, तो गवर्नमेंट के किसी रूल या पॉलिसी का स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। आप ये देखते हो किसी भी चीजों का कुछ स्पेसिफिक सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस स्टडी को हम लोग मीजो इकोनॉमिक्स में काउंट करते हैं। ये ना तो माइक्रो है, मतलब ना तो एक इंडिविजुअल की बात कर रही है और ना पूरे नेशन की बात कर रही है, ये एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री की, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में। अब इंडस्ट्री क्या होता है ये भी आपको ध्यान रखना है, जब मैं वर्ड बोल रही हूँ इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फर्म्स। इंडस्ट्री जो है वो कुछ फर्म से मिलकर बनती है जो सेम चीजों में डीलिंग कर रही है, तो इंडस्ट्री ना तो एक इंडिविजुअल है और ना वो पूरा नेशन है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बात की गई कि ये मीजो इकोनॉमिक्स है, समवेयर इन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। तो स्पेसिफिक सेक्टर, इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशन की स्टडी करता है एक इकोनॉमी के अंडर। ये देखता है कि उनका स्ट्रक्चर किस तरीके का है, वो आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट कर रही हैं और उनपे किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है आपकी इकोनॉमी में जो भी चीजें हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी में प्राइस राइज हुए, राइट, प्राइस राइज हुए, इन्फ्लेशन हुई, मतलब इन्फ्लेशन पढ़ेंगे हम लोग आगे चैप्टर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के कांसेप्ट को। आपकी इकोनॉमी में प्राइस राइज हुए या प्राइस फॉल हो रहे हैं, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन है, तो उससे आपके अलग अलग सेक्टर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये सारी जो स्टडी है ये किसके अंडर जाएगी, मीजो इकोनॉमिक्स के अंडर। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज का क्या इंपैक्ट पड़ता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज समटाइम आपको यहाँ पे कोई स्टेटमेंट देके पूछ सकता है कि बताइए इट विल फॉल अंडर माइक्रो मैक्रो मीजो, और बहुत इजी होते हैं लेकिन आप पढ़ के ही नहीं गए हो माइक्रो मैक्रो के अलावा, तो वहां पे फिर गड़बड़ हो जाती है, पता ही नहीं है तो आंसर ही नहीं कर पाओगे, राइट। फिर आता है टर्म मेटा इकोनॉमिक्स। मेटा इकोनॉमिक्स जो है वो पुरानी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स से थोड़ा ऊपर की बात करता है। यहाँ पे ये बात करता है कि जो भी इकोनॉमिक के आप पॉलिसीज है, आपकी आपके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो भी आप बना रहे हो, वो किस तरीके से अप्लाई कर रहे हो। आपने उसको अप्लाई करा, आपने उसको अप्लाई करा तो उससे क्या रिजल्ट आ रहा है, उसका क्या फिलोसफिकल, क्या एथिकल और क्या मेथोडोलॉजिकल फाउंडेशन है, कितने एक्सटेंट तक वो एथिकल है, कितने एक्सटेंट तक आपकी पॉलिसी जो है वो सही या गलत की बात करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई पॉलिसी लाए और हम देख रहे हैं कि उसका जो रोल है, उस पर्टिकुलर पॉलिसी का एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, राइट। एनवायरमेंटल को अगर हार्म कर रही है, एनवायरमेंट को अगर हार्म कर रही है, तो वहां पे एथिक्स जो है वो अनएथिकल काइंड ऑफ हो गया ना चीज, तो वहां एथिक्स जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये सीधा सीधा मेटा इकोनॉमिक्स में हम क्वेश्चन करते हैं जो भी इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स आप फॉर्म कर रहे हो, वो प्रिंसिपल कैसे फॉर्म हुए हैं, कैसे आप उनको इंटरप्रेट करोगे और कैसे वो आप अपनी इकोनॉमी में उस इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को आप अपनी इकोनॉमी में बता चुकी वो ज्योग्राफिकल एरिया जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, तो आप उसको वहां पे कैसे अप्लाई करते हो। डन। तो दिस इज माइक्रो मैक्रो मीजो मेटा। अब बात आती है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। मैं सिंपल से आपको यहाँ पे बताती हूँ, ध्यान से देखिए। अब हम कैटेगराइज करें, एक है इकोनॉमिक्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक हम बात करें नॉर्मेटिव की। तो पॉजिटिव इकोनॉमी में हम चीजों को देखते हैं जैसी वो है, राइट, स्टडी द थिंग एज दे आर। जो चीज जैसी है आप उसको वैसे स्टडी कर रहे हो, मतलब आप फैक्ट्स की बात कर रहे हो। ये जो होती है ये ऑब्जेक्टिव होती है, क्योंकि फैक्ट्स कभी भी सब्जेक्टिव नहीं हो सकते। फैक्ट्स को आप और मैं अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, फैक्ट्स जो डेटा है वो डेटा ही रहेगा, राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं और फैक्ट्स को हमेशा हम टेस्ट या वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि जब एक ही चीज है वो बदल तो रही नहीं है ना, तो आपके लिए मेरे लिए सबके लिए वो चीज सेम रहती है, तो ये वेरीफाई करना जो होता है इसको पॉसिबल होता है। जैसे मैं कह रही हूँ कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, सो दिस इज फैक्ट, राइट। ये फैक्ट है कि इंडिया की इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी हम बोल सकते हैं, क्योंकि इंडिया फॉलो द मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्ट एज वेल एज सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जैसी चीज है वैसे ही आपने बात करी, तो ये हो गया थिंग्स एज दे आर। लेकिन जब आप ये देखते हो कि कैसा क्या चीज होनी चाहिए, व्हाट शुड बी,
राइट होना क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी एक रूम में टेबल यहाँ पे पड़ी है, आप कह रहे हो यस ये टेबल यहाँ पड़ी है, ये पॉजिटिव है, लेकिन आई वांट दिस टेबल टू बी हियर, ये टेबल यहाँ होनी चाहिए, तो ज्यादा बेटर सेटिंग रहेगी और ज्यादा बेटर स्पेस बन पाएगा। तो व्हाट शुड बी और व्हाट ऑट टू बी इज कम्स अंडर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, की आपकी इकोनॉमी में चीजें कैसी होनी चाहिए। अब कैसी होनी चाहिए इसका इंटरप्रिटेशन सबका अलग अलग होता है, तो ये सब्जेक्टिव होती है। मैं कुछ और, मेरा कुछ और व्यू पॉइंट हो सकता है, आपका कुछ और व्यू पॉइंट हो सकता है, हम सब अपने अपने अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर सिचुएशन को क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। राइट जैसे कि मैंने कहा कि गवर्नमेंट को फॉर द एजुकेशन जो है, गवर्नमेंट को फॉर द एजुकेशन, एजुकेशन सेक्टर पे अपनी स्पेंडिंग जो है वो बढ़ा देनी चाहिए। एजुकेशन पे गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करे ताकि एजुकेशन सेक्टर जो है वो इंप्रूव हो, एजुकेशन सेक्टर इंप्रूव हो, उसमें जो है नई नई इनोवेटिव चीजें आए और ग्रोथ हो। राइट तो दिस इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। एक बार देख लेते हैं टर्म्स के साथ। जब हम बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, तो ये देखता है कि इकोनॉमी किस तरीके से वर्क करेगी ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड टेस्टेबल हाइपोथेसिस। एविडेंस क्यों बोला मैंने, क्योंकि फैक्ट्स होते हैं, डेटा होते हैं, तो वो फैक्ट्स एंड डेटा कहीं से तो आप पिक कर रहे हो ना, कहीं से तो कलेक्ट किए, तो ऑब्वियस बात है फैक्ट्स एंड डेटा है तो वो ऑब्जेक्टिव होते हैं और उसको आप टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि एविडेंस बेस्ड है तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। जैसे कि, और ये डील करता है व्हाट इज, कि क्या है, ये डील करता है व्हाट इज। राइट तो इंडिया फॉलो द कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, तो ये फैक्ट है, इट इज अ फैक्ट कि सिचुएशन क्या है और क्या होना चाहिए में किस में चला जाता है, क्या होना चाहिए वेंट अंडर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इट फोकस ऑन व्हाट शुड बी डन इन इन इकोनॉमी। इट इज ओपिनियन बेस्ड एंड सब्जेक्टिव, ओपिनियन बेस्ड होता है, मेरा आपका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, हम लोग वेरी कर सकते हैं, और हम वेरी करेंगे जब हम अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, तो ये सब्जेक्टिव होता है, इसका इंटरप्रिटेशन सबके अकॉर्डिंग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को इंक्रीज करनी चाहिए अपनी स्पेंडिंग एजुकेशन सेक्टर पे, तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया, मल्टीपल एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल कोट करा है। तो यहाँ पे अभी हम लोग टॉपिक 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं एंड दिस सीरीज विल बी फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ यू। इसी तरीके से बिल्कुल बेसिक टू मॉडरेट टू एडवांस हम लोग मूव करेंगे। मेरी कोशिश यही है कि ऐसा बच्चा जिसने 11th 12th में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है वो भी बेसिक टर्म क्लियर करे। बार बार मैं बोल रही हूँ, आप प्रीलिम्स एग्जाम उठाइए 24 23 का, आप देखेंगे फिक्स्ड कैपिटल वर्किंग कैपिटल से क्वेश्चन आ रखा है। तो ये कंसेप्ट, ये आप बड़े बड़े इकोनॉमिक्स की सारी चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हम इग्नोर कर देते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी से क्वेश्चन आ रखा है भाई, तो ये तो चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है, इन पे ध्यान देना हमारे लिए काफी ज्यादा। तो हम इस तरीके से ही अपनी पढ़ाई को, जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ रखे हैं उन सारी थीम्स को कंसीडर करके वी विल कवर द थिंग्स। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द फर्दर टॉपिक। एंड अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है, यू वांट मी टू मेक एनी चेंजेस, देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो से हम उसको कंसीडर करके चलें। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।